सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर विश्व शक्तियों ने बढ़ाया दबाव। जैश सरगना मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाएगा फ्रांस। भारत के समर्थन में अमेरिका। कहा, पुलवामा हमले के दोषियों को सजा दे पाकिस्तान। भारत सऊदी अरब संबंधों का नया दौर। एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का किया स्वागत। द्विपक्षीय बातचीत आज। भारत उठाएगा सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार का बड़ा तोहफा। 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। फर्जी जमा योजनाओं पर रोक और 3 तलाक समेत 4 अध्यादेशों को भी मिली मंजूरी। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज। घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत का हो सकता है ऐलान। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने की है निर्माणाधीन घरों पर 5% और सस्ते घरों पर 3% जीएसटी किए जाने की सिफारिश। और एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का बेंगलुरु में आज से आगाज। हवाई ताकत की नुमाइश करेंगे राफेल और तेजस समेत कई लड़ाकू विमान। 24 फरवरी तक चलने वाली प्रदर्शनी में 20 देशों की 400 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उपकरणों का करेंगी प्रदर्शन। पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है। भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना और भारत में कई हमलों के जिम्मेदार मसूद अजहर को पूर्ण प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पेश करेगा। पीटीआई ने फ्रांस सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये प्रस्ताव बीते 10 साल में संयुक्त राष्ट्र में किया जाने वाला ऐसा चौथा प्रयास होगा। 2009 और 2016 में मसूद अजहर पर प्रतिबंध के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के पास गया था। अजहर जनवरी 2016 में पठानकोट वायुसैनिक अड्डे पर हुए हमले का भी मास्टरमाइंड है। 2016 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी इस प्रस्ताव पर भारत के साथ थे। 2017 में अमेरिका ने यूके के समर्थन में यूएन के सेक्शन कमिटी 1267 के तहत पाकिस्तानी आतंकी संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। हालांकि उस प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया था। फ्रांस सरकार के अहम सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि अगले 1-2 दिन में ही फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव देगा जिसमें मसूद अजहर को आतंकी लिस्ट में शामिल करने की मांग की जाएगी। साथ ही फ्रांस ये भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को भयावह हालात करार दिया है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मामले में सही वक्त आने पर जवाब देंगे। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पालाडिनो ने भारत के प्रति पूरा समर्थन जताते हुए पाकिस्तान से कहा है कि आतंकी हमले के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उसे सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। आतंकी हमले के बाद ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का समर्थन किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, बोल्टन और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने अलग अलग बयानों में पाकिस्तान से जैश और इसके सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था। साथ ही आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देने की बात भी कही थी। पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश लगातार जारी है। भारत के बाद ईरान ने भी अब पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। ईरान के एक सीनियर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर ने कहा है कि इस्फहान में फिदाइन हमले का आरोपी पाकिस्तानी है। ईरान में बीते 13 फरवरी को एक फिदाइन हमले में ईरान के 27 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का हाथ है। इससे पहले ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मेजर कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने कहा कि इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों का समर्थन हासिल है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से पुलवामा मामले में सबूत मांगे जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जैश द्वारा हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद पाकिस्तान सरकार को अब कितने सबूत चाहिए। अरुण जेटली ने कहा कि हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भारत से खुफिया सबूत मांगने का क्या औचित्य है। जहां तक पाकिस्तान के वजीर आजम के बयान का ताल्लुक है, जब पूरा विश्व इस घटना की भर्त्सना और निंदा कर रहा है तो यह अपेक्षा थी कि कम से कम इसकी निंदा वो दिल से करते, लेकिन उन्होंने तो ये औपचारिकता भी नहीं निभाई। जिन परिवारों ने अपने प्रिय नौजवानों को खोया, उनके प्रति सहानुभूति तक नहीं। और यह कहना कि मुझे इंटेलिजेंस दीजिए, इसमें इंटेलिजेंस का क्या सवाल है। जो हैंडलर्स थे जिन्होंने यह अपराध करवाया, जैशे मोहम्मद के लोग, उन्होंने तो सार्वजनिक कबूल कर लिया है कि हमने करवाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आतंकवाद को लेकर उसके पुराने बहाने को दिखाता है, जिसमें उन्होंने पुलवामा में हमारे सुरक्षा बलों पर हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार कर दिया है और जैश की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने के दावों की अनदेखी की है। दुनिया को पता है कि जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है। ये पर्याप्त सबूत है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इमरान खान ने इस आतंकी हमले की निंदा और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना तक नहीं जताई। We have seen the statement made by Pakistani Prime Minister. We are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorist who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. The Prime Minister of Pakistan has offered to investigate the matter if India provides proof. This is a lame excuse. In the horrific attack in Mumbai on 26/11, proof was provided to Pakistan. Despite this, the case has not progressed for the last more than 10 years. Likewise, on the terror attack on Pathankot Air Base, there has been no progress. Promises of guaranteed action ring hollow given the track record of Pakistan. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी हमारे सुरक्षा बलों का जोश और जज्बा बुलंद है। सरकार ने आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए पूरी आज़ादी दे दी है। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। इस तरह के हमले से निपटने के लिए पुलवामा में घटनास्थल से जुड़ी और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। Every effort will be taken to prevent any future. Every such incident is got to be prevented, and there's no doubt about it. But if there's been a change in the strategy, or if there's been any lapse, it will not be fair for me to talk about it at this moment. वहीं कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंगलवार को पाकिस्तान की मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई के मामले में पाकिस्तान के वकील ने कल अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान ने भारत पर कई मनगढ़ंत आरोप लगाए। इससे पहले सोमवार को पहले दिन भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा था। उन्होंने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। दूसरे दौर की
जिरह में भारत के वकील आज इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे, जबकि पाकिस्तान 21 फरवरी को अपनी अंतिम दलीलें देगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा दिए जाने के मामले में 4 दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई सोमवार को शुरू हुई थी। भारत और सऊदी अरब के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शिष्टमंडल स्तर की बैठक हैदराबाद हाउस में होगी। इस दौरान भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा। साथ ही दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास शामिल है। सऊदी नेता के दौरे में दोनों पक्षों के बीच निवेश, पर्यटन, आवास, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5 समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इस दौरे से भारत सऊदी द्विपक्षीय संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत होगी। सऊदी अरब ने पुलवामा में 14 फरवरी को सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बीती रात 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगवानी की। इस दौरान उनके साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी थे। भारत का ये उनका पहला सरकारी दौरा है। भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय कारोबार साल 2017-18 में 27.48 अरब डॉलर रहा। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। सऊदी अरब ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कच्चे तेल के संबंध में 17% जरूरतों की आपूर्ति करता है। दोनों देश खाद्य सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, उर्वरक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त गठजोड़ बढ़ाने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज दक्षिण कोरिया रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ सामरिक मुद्दों समेत द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार होगा। इसका मकसद साझा मूल्यों और हितों पर आधारित दोनों देशों के विशेष सामरिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 का सियोल शांति सम्मान प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर की दरें तय करने के साथ ही घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। बैठक में निर्माणाधीन और किफायती आवास की श्रेणी में कर घटाकर खरीदारों को राहत दी जा सकती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर भी जीएसटी घटाया जा सकता है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने निर्माणाधीन घरों पर 5% और सस्ते और किफायती घरों पर 3% जीएसटी किए जाने की सिफारिश की है। केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में 3% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बढ़ा भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। इससे केंद्र सरकार में करीब 1 करोड़ 10 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 12% हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि महंगाई भत्ते की ये वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। क्योंकि 1 जनवरी को हर साल डीएनएस अलाउंस इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन्फ्लेशन के साथ, तो उसका एक अग्रीड फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो अभी तक 9% था, जो 7 पे कमीशन की सैलरी थी उसके ऊपर 3% उस फॉर्मूला के हिसाब से और ऐड हो गया और वो 9% से 12% कर दिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल, कंपनी लॉ संशोधन और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी। 4 ऐसे कानून थे जो 3 ऑर्डिनेंस के माध्यम से और एक बिल के माध्यम से जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे। ये सब
लोकसभा में पारित हो गए थे, कुछ इसमें ऐसे थे जो विपक्ष से जब बात होती थी कि कुछ उसमें अग्रीड आइटम्स भी थे, लेकिन राज्यसभा की डिस्टर्बेंस की वजह से वो पारित नहीं हो पाए और इसलिए वो चारों के संबंध में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने का निर्णय किया कि इसके संबंध में अध्यादेश तुरंत जारी किया जाए। ये है एक मुस्लिम विमेन के संबंध में जिसको पॉपुलरली ट्रिपल तलाक बिल कहते हैं। दूसरा, इंडियन मेडिकल काउंसिल में जो इंटरिम बॉडी उसके मैनेजमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें कोई विवाद नहीं था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 82.15 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस पर 30,274 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परिवहन के ही क्षेत्र में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने अहमदाबाद के 2 कॉरिडोर वाले मेट्रो फेज 2 को भी हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 2022 तक करीब 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली 114 धनुष तोप के निर्माण की अनुमति दे दी है। ओएफबी और भारतीय सेना के संयुक्त उपक्रम में पहली बार लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली 155 X45 कैलिबर की स्वदेशी तोपों का निर्माण हो रहा है। बोर्ड की ओर से जारी बयान के अनुसार इस तोप में स्वचालित तरीके से गोले भरने, जड़त्वीय नौवहन आधारित प्रणाली समेत कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का बेंगलुरु में आज से आगाज हो रहा है। इसमें करीब 20 देश हिस्सा ले रहे हैं और देश विदेश की 400 से ज्यादा रक्षा कंपनियां अपने विमानों और कलपुर्जों का प्रदर्शन करेंगी। भारत का जोर इस बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस और मेक इन इंडिया पर है। फ्रांस के राफेल विमान भी खास आकर्षण है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण यहां मौजूद हैं। आज सबसे पहले पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया का बेंगलुरु में आज से आगाज हो रहा है। 20 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और देश विदेश की 400 से ज्यादा रक्षा कंपनियां अपने विमानों और कलपुर्जों का यहां प्रदर्शन करेंगी। इस बार भारत का जोर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस और मेक इन इंडिया पर खास तौर से है। सीधा हम बेंगलुरु में मौजूद हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा का रुख करेंगे। पंचनन, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया जिसका आज से आगाज बेंगलुरु में हो रहा है, आप जरा बताइए किस तरह की तैयारियां और कितना खास रहने वाला है इस बार एयर शो? देखिए, ये एरो शो हर 2 साल में एक बार होता है और बेंगलोर में इसके पहले भी हुआ था। और लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इस बार ये है कि स्वदेशी जो तकनीक है हमारी, खासकर डिफेंस के प्रोडक्शन में, उस पर सबसे ज़्यादा जोर है। उसका जो प्रदर्शन है यहाँ पर किया जाना है। देशी कंपनियां हैं जो जैसे HAL है या DRDO है, उनकी जो तकनीक है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो HAL का जो निर्माण किया जा रहा है तेजस है। और तेजस में भी मार्क 4 तक का की जो वर्जन है उसको ले जाने की बात है कि तेजस को स्वदेशी लड़ाकू विमान के तौर पर इस लेवल पे विकसित किया जाए कि वो जो विकसित देश है उनके विमानों के बराबर आ सके। हमको जैसे पता है कि तेजस हमारे अभी स्क्वाड्रन में शामिल हो चुका है, लेकिन उसके अपडेटेड वर्जन पर काम चल रहा है। इसी तरह मिसाइल्स पर है, आकाश है और उसके बाद अस्त्र है, उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर होगा और उनको भी स्वदेशी जो तकनीक है उसको बाहर के देशों को दिखाया जाएगा। क्योंकि हम लोग को ये अंदाजा इस बात का है क्योंकि भारत की जो वायुसेना है उसमें सबसे ज्यादा आयात होता है विदेशी तकनीकों से लेकर और विदेशी वायुयानों का। लेकिन भारत ने जो अपने डिफेंस की जो पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट का ऐलान भी किया है कि हम न सिर्फ इंपोर्टर होंगे बल्कि एक्सपोर्टर भी होंगे। तो इन्हीं सब थीम को यहाँ एरो इंडिया में दिखाया जा रहा है। देश करीब विदेश की बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आई, इसमें कि राफेल विमान भी इसमें शामिल है और वो अपनी विमानों को दिखा रहे हैं क्योंकि उनको पता है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, $1 बिलियन का मार्केट है जहां पर की तकनीकों को दिया जा सकता है, विमान भारत को बेचे जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ
भारत भी अपनी स्वदेशी तकनीक को दिखाने की कोशिश करेगा। तो इन 5 दिनों के दौरान इन्हीं सब चीजों का प्रदर्शन होगा और बड़े एग्जिबिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल इसे शो को लेकर हम तक पहुंचाने के लिए पंचनन आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रग फ्री इंडिया अभियान के मौके पर एक वीडियो संदेश में कहा कि मादक पदार्थों का व्यापार भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के हिसार में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में इंडिया ड्रग फ्री इंडिया अभियान की शुरुआत के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मादक पदार्थों के कारोबार से आने वाले पैसों का उपयोग विभिन्न अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। इनमें आतंकवाद का वित्त पोषण भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों का व्यापार आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है और मादक पदार्थों के व्यापार के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास रखने वाले लोग आसानी से ड्रग्स का उपयोग के शिकार नहीं होंगे। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से पीड़ित लोगों का समर्थन करने और उनकी मदद करने के लिए कहा है। जिस पैसे से ड्रग्स खरीदी जाती है उसी पैसे का इस्तेमाल हथियार और गोलियां, बम, बारूद और बंदूक खरीदने में किया जा रहा है और आखिरकार उन्हीं हथियारों से हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है। हम में से हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना, जाने अनजाने में भी क्यों देना, जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के विकास को 2 पटरियों पर एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, रेलवे, एयरवे, बिजली, इंटरनेट जैसी सुविधाओं का विकास और दूसरी पटरी गरीब, किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने DLW में डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को झंडी दिखाकर रवाना किया। DLW ने 2 डीजल इंजनों को 10,000 हॉर्स पावर वाले दोहरे इलेक्ट्रिक लोको में परिवर्तित किया है। एक ऐसे इंजन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मुझे मिला है जो पहले डीजल से चलता था। अब वही इंजन बिजली से चला करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संत रविदास की जन्मस्थली जाकर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के हर किसी का ख्याल रखा जाए। केंद्र सरकार पिछले 4.5 साल से इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याण के काम कर रही है। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री ने BHU के नवनिर्मित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया। यह अस्पताल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के मरीजों को सस्ता कैंसर उपचार मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री ने लहरतारा में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के औरे गांव में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसका मकसद वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और दिव्यांगजनों को सहयोगी उपकरण भी वितरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि बीजेपी तमिलनाडु की 21 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी AIADMK का समर्थन करेगी। वहीं तमिलनाडु के डिप्टी CM पन्नीरसेल्वम ने कहा कि बीजेपी लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही दोनों दल पुडुचेरी में भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK एक साथ मिलकर इतिहास रच चुके हैं और एक बार फिर
इस चुनाव में बेहतर करेंगे। तमिलनाडु में AIADMK ने लोकसभा चुनाव के लिए PMK पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है। 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में कल सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने देश भर से आमंत्रित पुरस्कृत फोटोग्राफर्स को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए। इस मौके पर चयनित और पुरस्कृत फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। ये पुरस्कार पत्र और सूचना कार्यालय के फोटो डिवीजन की ओर से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य देश भर में सक्रिय व्यावसायिक और शौकिया फोटोग्राफर्स को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के लिए हर साल PIB का फोटो डिवीजन देश भर से प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। इसका उद्देश्य प्रोफेशनल और अमेचर श्रेणियों में काम कर रहे फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफी की कला और तकनीक के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है। 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों से पुरस्कृत छायाचित्रों से इस क्षेत्र में हुई तकनीक प्रगति तो सामने आती ही है, इसके साथ ही इसमें भारत का विविधता भरा प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसार भी दर्ज होता है। इस अवसर पर पुरस्कार के लिए चुने गए फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया। पुरस्कार के लिए व्यवसायिक खंड में 175 प्रविष्टियां आई थीं, जबकि शौकिया खंड में 862 प्रविष्टियां आई थीं। सभी पुरस्कृत फोटोग्राफर्स को सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सम्मानित किया। I would also like to congratulate our Information Broadcasting Ministry to carry on this activity year after year. और आज जब I was going through the photographs, मुझे लगा ये तस्वीरें सिर्फ एक दिन यहाँ पर जिस तरह से डिस्प्ले हुई हो, तो वी आर नॉट गिविंग द ड्यू क्रेडिट टू दीज फोटोग्राफ्स। मैं गुजारिश करूँगा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि इन तस्वीरों को स्कूल्स और कॉलेजेस में घुमाने के लिए कुछ कार्यक्रम इस तरह से करें कि जो युवा पीढ़ी है वो इन तस्वीरों को देख के इनसे बहुत कुछ सीख सकती। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रख्यात फोटोग्राफर अशोक दिलवाली को। मैं हर एक को यही बात करता हूँ कि फोटोग्राफी के देयर आर टू सेक्शंस, वन इज द आर्ट पार्ट, द अदर इज द क्राफ्ट पार्ट। तो क्राफ्ट पार्ट था वो पहले बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, फोटो ढंग के लिए नहीं, टेक्निकली बहुत मुश्किल था। वो अब बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया। मगर आर्ट पार्ट जो है वो आज भी उतनी मुश्किल है जितना पहले था, कि किसी पिक्चर को देख के आदमी बोले वाह, वो जो क्वालिटी थी वो जितनी मुश्किल तब थी उतनी अब। फोटोग्राफी के क्षेत्र में तकनीकी विकास और इस विधा के सर्वसुलभ होने के बावजूद ये पुरस्कार कल्पनाशीलता और कलात्मक श्रेष्ठता का उत्सव है, जिसमें उत्तरोत्तर नए लोग भाग ले रहे हैं। इरफान, राज्यसभा टीवी। हिंदी के प्रख्यात आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में बीती रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 93 साल के नामवर सिंह बीते कुछ दिनों से एम्स में भर्ती थे। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को वाराणसी के गांव जियनपुर में हुआ था। उन्होंने BHU से हिंदी साहित्य में MA और PhD की। कई साल तक BHU में पढ़ाया और उसके बाद सागर और जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाया और फिर वो दिल्ली के JNU में आ गए। साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजे जा चुके नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य में आलोचना को एक नया आयाम और नई ऊंचाई दी। छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अध्यापन और लेखन के अलावा उन्होंने जनयुग और आलोचना नामक हिंदी की 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। नामवर सिंह के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।